हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको CSIR नेट गेट और HPSC जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो इससे पहले अगर हम कैलकुलस और वेरिएशंस इनका रिलेशन देखें आपस में किस तरह से ये रिलेट होते हैं, तो कैलकुलस के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा होता है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा ये डील करते थे। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम एक नेसेसरी कंडीशन लेके आते थे dy/dx इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलते थे x1, x2, x3, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स मिल जाया करते थे जिनको हम बेसिकली वहाँ क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। यानी कि इस फंक्शन के लिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो हम dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लिया करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आगे इन्वेस्टिगेट करते थे कि ये जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेंगे या पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेंगे। तो ये जो कंडीशन थी वो वहाँ क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी कि कोई भी पॉइंट अगर मैक्सिमा या मिनिमा बनता है तो सबसे पहले वो इसको सेटिस्फाई करके ही जाएगा। फिर आगे वो फर्दर क्या करते थे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा तो वो उसको किस बेसिस पे देखते थे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर 0 आ जाता था हम पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोल देते थे कि ना इधर मैक्सिमा न और मिनिमा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम वहाँ पे चल रहा था। अब यही काम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अंदर कैसे देखा जाएगा, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अंदर मूव आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल क्या होते हैं, कि व्हाट इज फंक्शनल्स। तो जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ नहीं, एक तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शंस होंगे। यानी कि एक फंक्शन में और एक फंक्शनल में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर जो डोमेन आ रही है वो डोमेन क्या होती है, कांस्टेंट। कि जो पॉइंट डोमेन के अंदर डालोगे वो एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन इसकी डोमेन की बात की जाए, डोमेन ऑफ फंक्शनल, ये बेसिकली क्या होता है, एक कर्व होगा या एक फंक्शन ही होगा। कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, वेरी करता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल। अब ये जो काम हमने फंक्शंस के लिए किया था, ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकाले थे, फिर आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया था कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, यही सारा काम अगर आपको फंक्शन की जगह फंक्शनल्स के अंदर करना हो तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशनल प्रॉब्लम। उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। तो मेन जो है कैलकुलस में और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अंदर डिफरेंस क्या आ गया कि इधर हम डिस्कस करते थे, डील करते थे मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन, इधर यही सारा काम हम क्या करेंगे, फंक्शंस के अंदर चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि फंक्शनल डेफिनेशन होगी। अब ये फंक्शनल बनते कैसे हैं वो डील आउट करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1 और दूसरा कोई पॉइंट है x2, y2। अब क्वेश्चन ये है, अब आपको पता है इन 2 पॉइंट से बहुत सारे कर्व्स हैं जो पास करके जाएंगे। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ले लो, कोई पैराबोला या किसी जो भी आपका बन सकता है पॉसिबल कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स मिल जाएंगे जो इन दोनों से पास होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करो कि वो कर्व बताओ मेरे को इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो इन दोनों से निकलेगा, और उस कर्व का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब उसको डील कैसे करते हैं। अब आपको यहाँ पे बेसिकली x1, x2, y1, y2 जो दिया हुआ है पॉइंट, आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने क्या देखा था कि अगर आपको कोई कर्व दिया जाए, यहाँ बहुत सारे कर्व्स हैं, बेसिकली हम एक रेंडमली कर्व उठा लेते हैं जो x1, y1 और x2, y2 इससे क्या हो रहा था, पास कर रहा था। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। तो इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ s है।
तो इसको निकालते कैसे हो कि आप इस कर्व के ऊपर कोई 2 पॉइंट ले लो P और Q जो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, सच दैट P एक्सटेंड टू Q। अब इस P से Q के ऊपर आप कर्व के ऊपर चल रहे हो तो आप मूव कैसे करोगे, पहले हॉरिजेंटली और फिर वर्टिकली। अब मान लेते हैं कि हॉरिजेंटली आपने मूव किया डेल x और वर्टिकली मूव किया डेल y, तो उस केस में P से Q के अंदर जाने के लिए आपने डेल s लेंथ कवर कर ली होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे P Q के नज़दीक होगा तो आप नोट आउट करोगे डेल x जो होगा वो एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा, ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड टू 0, और ये जो आर्क होगी वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी, ठीक है। तो उस केस में अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए और डेल s का स्क्वायर पूछा जाए तो वो क्या आएगा, डेल x होल स्क्वायर प्लस डेल y होल स्क्वायर। तो डेल s होल स्क्वायर, अगर इसके अंदर मैं डेल x स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ, कॉमन बाहर निकाल लूँ, तो आप इसको ये लिख पाओगे, ठीक है। अब डेल s जो होगा वो क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, बाहर चला जाएगा डेल एक्स, यानी कि जो लेंथ आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब जैसे हम P और Q को नज़दीक नज़दीक रखते हैं तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्सटेंड टू 0, तो उस केस में ये जो डेल एस है वो क्या हो जाएगा, डी एस, अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। हाँ जी, ठीक है। यानी ये जो छोटी सी लेंथ आई है बीच में, ये कितनी है, डेल एस। अब ये काम सारा प्लेन के अंदर हो रहा था, तो इस लेंथ को हमने, इस टुकड़े को, इंस्टेंटली स्मॉल को जोड़ना है कहाँ से कहाँ तक, x1 पॉइंट से x2 पॉइंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, x की वजह से। तो अगर हमें s निकालना हो तो वो s क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि जो y है डेरिवेटिव हो रहा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज़ को जोड़ना हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका s निकल के आएगा, जो लेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 और अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमने क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली। अगर आप इस डिस्टेंस को देखो, फॉर्मूले को देखो, तो इसके अंदर अगर अब मेरे को चेंज करना हो तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसके अंदर, जो वाई डैश नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आप वाई को चेंज करोगे ये लेंथ क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसा वाई वैसी लेंथ। तो अगर इसको हम एक फंक्शन के रूप में देखें कि ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको मैं आई वाई ऑफ एक्स, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन आ रहा है, तो मैं इसको नाम दे दिया आई वाई ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें आप चेंज कर सकते हो वाई को, जैसे जैसे वाई चेंज होगा ये वैल्यू चेंज करता रहेगा। तो ये आपको जो डिस्टेंस फंक्शन निकला है, ये एक तरह से एक ऐसा फंक्शन निकल के आ रहा है जिसके अंदर जो डोमेन है वो क्या बन रही है, एक फंक्शन, यानी कि ये जो है वो क्या है, फंक्शनल है। तो यहाँ पे फंक्शनल आपको मिल गया, और ये फंक्शनल जो बेसिकली मिला है वो किसके लिए मिला है, सिर्फ डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था। अब आप क्वेश्चन चेंज कर दोगे कि मैक्सिमम एरिया निकालना हो, जैसे यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ था, अब क्वेश्चन बना सकते हो कि वो कर्व बताओ जिनके एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम हो जाए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फंक्शंस को बनाया करेंगे यहाँ पे। तो फंक्शनल बेसिकली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तैयार कैसे होते हैं वो आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शनल के अंदर डिफरेंस क्या रहने वाला है, ठीक है। जो काम हमने फंक्शन के लिए किया था वो कैलकुलस में किया था, और वही काम अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना हो फंक्शनल के लिए तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो मेन जो है, जिस तरह से यहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशन थी, यहाँ भी सारा काम किस पे डिपेंड करेगा, नेसेसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर आपने नेसेसरी कंडीशन निकालना सीख लिया या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए तो ये भी बेसिकली सारा 90% आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नेसेसरी कंडीशन के ऊपर ही टिका होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो हमारा नेसेसरी कंडीशन होगा फंक्शनल के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। अपने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था कि अगर आपको डिस्टेंस मिनिमाइज करना हो तो हमने किस तरह से उसको डिस्टेंस फंक्शन को तैयार किया था। तो वो हमने क्या देखा था कि जो s निकल के आया था वो आपका इंटीग्रेशन x1 से x2
1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर dx, और इसी को हमने फंक्शनल बोला है। क्यों? इसके अंदर वेरी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? फंक्शन y, कि इसकी जो डोमेन है वो एक y मिल रहा है हमें, i y x। अब इसी को अगर ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है यहाँ dx के साथ, तो आपको अगर जनरली क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा x1 से x2। यहाँ आपको कोई फंक्शन होगा जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस पूरी बुक के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर जो आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम दी जाएगी वो इस तरह से दी जाएगी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका जो y है इसका एक बार डेरिवेटिव आ रहा है, इसके 2-3 बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएं, या जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक है, 2 भी हो सकते हैं। वो आगे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर हम डील करने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स बन जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा जो फंक्शनल होगा वो क्वेश्चन इस तरह से आपको नोट आउट होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हम फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालते थे तो वहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशन निकल के आती थी। तो सेम काम हमारा यहाँ है, यहाँ भी हमारी क्या आएगी? नेसेसरी कंडीशन निकल के आएगी, और उसको हम बोलते हैं आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो जो आइलर इक्वेशन होती है वो क्या बनती है? नेसेसरी कंडीशन बनती है किसी फंक्शनल के मिनिमा या मैक्सिमा के लिए, यानी कि इसके अंदर कोई कर्व पुट करोगे वो इसको मैक्सिमा या मिनिमा बनाएगा। उससे पहले ये जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर ये फंक्शन जो आ रहा है उसके लिए कुछ आपको एक नेसेसरी कंडीशन होगी। तो वो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपको फंक्शनल दिया जाए, यहाँ पे फंक्शन होगा एक्स वाई वाई डैश का, अंदर dx लगा होगा, तो आइलर इक्वेशन क्या कहती है कि आप क्या करो, जो f है वहाँ f कैपिटल F या स्मॉल f जो भी मान सकते हो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस टोटल डेरिवेटिव किसका? अब f का दूसरा वेरिएबल कौन सा है? y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये जो सारी इक्वेशन आपको नजर आएगी वो y डैश x के अंदर चली जाएगी। तो वहाँ से हमें कुछ उस y कर्व के लिए जो इसको मैक्सिमा या मिनिमा बनाएगा उस y कर्व के लिए एक कंडीशन मिल जाया करेगी जिसको हम बोल देंगे आइलर इक्वेशन, ठीक है। तो अब HPSC के अंदर सब्जेक्टिव का भी है, तो सब्जेक्टिव की अप्रोच से भी इसको डिस्कस हम कर लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है इसका, वो थोड़ा सा नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट x1 y1, कोई दूसरा पॉइंट x2 y2, और इसके बीच में हमें बहुत सारे कर्व्स जो हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। अब इसको डिस्टेंस मिनिमाइज करना हो, कुछ भी कर्व निकालना हो, ठीक है, जो इस इस फंक्शनल के लिए क्या बनेगा? मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। अब जो भी कर्व इसके लिए, अब यहाँ से एक y बोलोगे ना कि y जो है वो इसका मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, तो उसको यहाँ पे जैसे वहाँ आप स्टेशनरी पॉइंट बोलते थे, यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमल, ठीक है। तो जो फंक्शंस के लिए कोई मैक्सिमा या मिनिमा कोई फंक्शन बनेगा, कोई कर्व बनेगा, तो उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमल, जो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया नेसेसरी कंडीशन का, अभी मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा वो डिस्कस नहीं हुआ, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन की, जो हमें क्या देगी? इस फंक्शनल के लिए एक्सट्रीमल देगी, कि उसके पास चॉइस है कि वो बन सकता है, मे और मे नॉट भी, मैक्सिमा बन जाए, मिनिमा बन जाए, या कुछ भी ना बने, ठीक है। तो इसका छोटा सा प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस फंक्शनल के लिए कोई एक y होगा जो एक्सट्रीमल का काम करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट y बी ए कर्व, y बी ए कर्व ज्वाइनिंग 2 points x1 y1 and x2 y2 which is extremal for I y of x। ये मान लिया हमने कि ये एक्सट्रीमल होगा, और हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ तक पहुँचाना काम को, ठीक है। अब ये मान लिया, अब मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से छोटा सा जो प्रूफ करेंगे, इसका जो प्रूफ में आपको याद रखना है मेन बेसिकली जो हमारा स्टार्ट होगा इसमें मान लेते हैं कि y जो है, मान लो ये कर्व था, ओरिजिनल कर्व जो है इसको एक्सट्रीमल कर रहा है, वो आपका ये है,
अब इसके आस पड़ोस में बहुत सारे क्या हैं, कर्व्स आपको और नज़र आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं में से एक रेंडमली चूज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप मान लो, ये भी प्रूफ के अंदर ही है, अब मान लो कोई लेट वाई बार इज अनदर फंक्शन, जो क्या है इसका नेबरिंग फंक्शन है, उसको बनाने का तरीका क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ये जो सारे कर्व्स हैं वैल्यू सेम दे रहे हैं, तो ये जो मैं फंक्शन बनाऊंगा ये भी कुछ इस तरह का बनाऊंगा कि इन एंड पॉइंट्स के ऊपर ये वैल्यूज़ क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो वाई बार को मैं मान रहा हूँ वाई की हेल्प से, वाई बार नया फंक्शन मान लिया जो इसका नेबरहुड में है कहीं ना कहीं, तो वो आया वाई प्लस एप्सिलन ईटा ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये एप्सिलन हो गया, ईटा फंक्शन हो गया। तो इस तरह से मानना है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या निकालनी है। अब हमें पता है कि जो वाई बार है और वाई इसके अंदर रिलेशन आप ध्यान से देखोगे एंड पॉइंट्स के ऊपर सेम आना चाहिए, चाहे मैं कर्व ये लूँ चाहे मैं कर्व लूँ, x1 के ऊपर y1 ही आना चाहिए। तो यहाँ भी उसी चीज़ को हम रखने के लिए क्या करेंगे कि ये सच दैट कि आप यहाँ जब ईटा x1 करो या फिर ईटा x2 करो तो वो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो ये वाई बार और वाई क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो मानना है सबसे पहले लेट करके चलना है, जो फंक्शन करना है प्रूफ के लिए वो क्या करना है, वाई बार को किस तरह से लोगे, वाई जो आपका ओरिजिनल कर्व है जो हमने माना है ऊपर, प्लस में उसका एप्सिलॉन इनटू ईटा ऑफ एक्स। लेकिन ईटा ऑफ एक्स किस तरह से रखना है कि x1 और x2 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0, ताकि वाई x1 डालूँ वाई बार x1 भी किसके बराबर आना चाहिए, वाई बार, क्योंकि यहाँ जो मर्जी कर्व उठाओ x1 के ऊपर वैल्यू क्या है, y1। तो उसको ध्यान रखते हुए हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लेनी है सबसे पहले। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब जो आपका आई वाई बार बन जाएगा, अब जो आपका वो फंक्शनल होगा वो आई बार में आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन x1 से x2 में चला जाएगा और यहाँ पे f जो था x की जगह x, वाई बार और वाई बार का डैश डी ऑफ x, ये आपका फंक्शनल बन जाएगा। इसी के अंदर अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दो x1 x2 x, वाई बार हमने माना है y प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ x। अब अगर वाई बार आपका ये है तो मैं यहाँ से वाई बार डैश निकालना चाहूँ, वाई बार का डेरिवेटिव करना चाहूँ, तो वाई बार का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस एप्सिलॉन एज इट इज, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो कोई कांस्टेंट के तरह रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बार डैश क्या आ जाएगा, वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, आई वाई बार की बात करूं, जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लोगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, यहाँ पे सोल्व करने के बाद x1 x2 डाल दोगे तो इसके अंदर सिर्फ एप्सिलॉन बचने वाला है, क्योंकि x की जगह आप x1 x2 पुट करोगे, y फंक्शन ऑफ x ही है, तो सारा कुछ निकल जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद जो आपका i है वार x, ये आपको फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इस फंक्शन को मैंने एक फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन में पुट कर लिया। दूसरी बात ये वाई बार और वाई एप्सिलॉन को जब 0 लोगे तो एक दूसरे के बराबर ही हो जाने, यानी कि अब आपने उस मैक्सिमल के लिए जो आपने वाई लेट किया था उसके लिए नेसेसरी कंडीशन निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन ही आ गया, एक का ही फंक्शन आ गया, यानी कि अब मैं इसको कैलकुलस में डील कर सकता हूँ। अब इसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालना और इसके लिए निकालना बराबर ही एक ही बात है। तो यहाँ पे जब कोई फंक्शन एक का ही हो, एप्सिलॉन कांस्टेंट का हो, तो वहाँ अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो भी मैंने बताया था कि जिस भी फंक्शन का निकालना है उसका जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है डेरिवेटिव कर दो इज इक्वल टू 0 ही पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, 8 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही है। यहाँ से कुछ वैल्यूज पॉइंट्स आएंगे एप्सिलॉन के कुछ, लेकिन हमें जो काम करना है वो सिर्फ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के ऊपर करना है,
क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 ही वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका y और y बार क्या है, बराबर है, दोनों की इन्वेस्टिगेशन सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा काम फंक्शनल में करने के लिए हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन में, और वहाँ से कैलकुलस में ट्रीट किया था, हमने डील किया था इसको कि उसका आप जिसका भी फंक्शन है डेरिवेटिव कर लो, इज इक्वल टू 0 निकालो, वहाँ से कुछ पॉइंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 8 इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने देख लिया डी अपॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ये एप्सिलॉन 0 पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने y बार मानना था वो y प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ x था, और एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 y बार y के बराबर ही है। ठीक है, तो जो हम इसको डिस्कस करेंगे वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हमारा i निकल के आया था वो क्या निकला था, i निकला था x1 से x2 फंक्शन ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ x, और यहाँ आ गया था y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा का डेरिवेटिव dx। ठीक है जी, अब यहाँ से जब भी, अब हमें क्या करना है, i का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा, कंसेप्ट आता है कि डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन के अंदर करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेबनिज़ टेस्ट होता है। लेबनिज़ रूल, उसमें हम क्या करते हैं कि आप क्या करो, कोई भी इंटीग्रेशन करना हो x1 से x2 और कोई फंक्शन हो f(x(t) dt, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे बेसिकली ये फंक्शन किसका है, x का, क्योंकि इसके अंदर t तो निकल जाएगा, क्योंकि जो लिमिट चेंज हो रही है वो t की हो रही है। पुट करने के बाद यहाँ ये पूरा फंक्शन किसका बन जाएगा, x का। तो अगर आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ अगर कांस्टेंट लिमिट है तो f का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और dt ये आ जाता है। और यहीं पे ये जो आपकी जो लिमिट्स हैं, अगर मैं यहीं पे ये देखता कि ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x, ये कोई अदर फंक्शन ऑफ x, और अंदर जो है आपका फंक्शन दे दिया जाए f(x(t) dt, और इसका आपने डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिमिट सेम रहेंगी, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dt। अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जब लिमिट वेरी कर जाएं तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन के अंदर जो x था एज इट इज रखा, t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट हमने क्या ली है, साई x, और साथ में जो भी है उसका डेरिवेटिव कर दो। यानी कि अगर लिमिट आपकी वेरी कर रही हैं तो इस f के अंदर x को एज इट इज रखो, t को अपर लिमिट पुट कर दो, साथ में उसका डेरिवेटिव, माइनस में फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो और उसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये हमारा लेबनिज़ रूल होता है जो हमें हेल्प करता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, और यहाँ जो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन करना है, तो इसको x और एप्सिलॉन का सारा काम क्या हो जाएगा, x में और एप्सिलॉन में होना जाना है। जैसे कि x और t था, यहाँ x और एप्सिलॉन है। जैसे हम डेरिवेटिव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, तो सारा काम वही करेंगे हम कि x1 से x2 देखा जाए तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन ही करेंगे, साथ में आपका dx आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज काम आपका चल जाएगा। अब मेन जो है ये करा कैसे जाए, ये निकलेगा कहाँ से कि डेल एफ अपॉन डेल एप्सिलॉन है, ये किस तरह से हमारा ट्रीट होने वाला काम है। अब इसको देखते हैं कि f का एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब f का डायरेक्टली तो आपका एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट होना नहीं, क्योंकि f जो डिपेंड कर रहा था x y इनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और y डैश के ऊपर मेन देखा जाए तो यहाँ से करेंगे तो f का पहले आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, और x अकेला ही है
तो आप इसको टोटल डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्स वैसे देखा जाए तो एक्स तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वाई जो है वो ईटा पे एप्सिलॉन पे इनके एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पार्शियल लगेगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल नहीं लगने वाला क्योंकि एक्स जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। प्लस एफ का क्या कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन पार्शियल करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाई है अगर आप ध्यान से देखो ये जो अपना वाई है वो एप्सिलॉन एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का आगे एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट, तो ये तो बन जाएगा 0, क्योंकि एक्स और एप्सिलॉन क्या है इंडिपेंडेंट। इसका देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई को एज इट इज रखा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ये सारा काम हो रहा है बार के लिए, क्योंकि ये जो मैंने काम किया था ये किसके लिए था, एक्स वाई बार डैश के लिए, तो ये काम वाई बार के लिए हो रहा है, ध्यान रखना अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा डेल एफ डेल वाई बार, और वाई बार का विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन बताओ क्या आएगा। वाई बार हमने लिया है वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ एक्स, तो वाई बार का विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन देखा जाए तो और कुछ नहीं ईटा ऑफ एक्स ही आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन करना है, इसका 0 हो गया, ये ईटा ऑफ एक्स बच गया, प्लस एफ का वाई बार डैश, और वाई बार डैश का विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन करोगे वाई बार डैश का वाई डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ एक्स, तो वाई बार डैश का इसके विद रिस्पेक्ट किया तो ये आपका ओवरऑल आया ईटा ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अब डी आई अपॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर x1 से x2, ये सारा करने के बाद आपका आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई बार ईटा ऑफ एक्स प्लस ईटा डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हम यहाँ से हटा देते हैं, इसके अंदर आगे अलग अलग कर लो, x1 से x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ का वाई बार डैश, ये वाई बार है, और ईटा डैश एक्स डी एक्स। अब इसमें ईटा है इसमें ईटा डैश है, इन दोनों को हम बनाने के लिए बराबर हम क्या कर देंगे, इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो अब दूसरा जो पार्ट है उसको बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, तो पहले को तो रखा मैंने एज इट इज x1 से x2 एफ का वाई बार ईटा ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसका करोगे तो इसको एज इट इज रखो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने डेल एफ डेल वाई बार डैश को एज इट इज रखा, ईटा डैश एक्स का किया तो ईटा ऑफ एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करो x1 से x2 लगा दोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो पहले मैंने क्या रखा, इसको एज इट इज रख लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपल, और लिमिट्स आ जाएंगी x1 से x2, माइनस में इसका डेरिवेटिव करोगे, रूल यही होता है कि जिसको एज इट इज छोड़ा था उसका आप क्या कर दोगे डेरिवेटिव कर दोगे, और उसका इंटीग्रेशन है तो ईटा ऑफ एक्स ही आ जाएगा, और लिमिट आपकी x1 से x2 ही रहने वाली है, ठीक है। इस स्टेप को समझो। तो बेसिकली हमने और कुछ नहीं किया, जो आई फंक्शन बनाया था वो हमने फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन बना लिया था, तो उसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमने नेसेसरी कंडीशन लगा रहे थे, और ये y और y के अंदर हमने रिलेशन देखी थी, y और y बार के अंदर एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, तो ये सारा काम हमारा एप्सिलॉन 0 के लिए ही चल रहा है एज इट इज, ठीक है। तो इस नेसेसरी कंडीशन को हम ड्राइव करने के लिए सारा काम करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में लेनिटी रूल लगा है,
फिर यहाँ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए पार्ट बाई पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन लगाए तो ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमें पता है शुरू में हमने इसको लेट किया था कि जो आपका वाई बार आपने बनाया था ईटा ऑफ एक्स वाला, ये जो ईटा एक्स के ऊपर x1 और x2 दोनों के ऊपर क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आप डी अपॉन डी एप्सिलॉन कर रहे थे, ये आपको देखने को मिलेगा x1 से x2 f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई बार ईटा ऑफ x dx माइनस x1 से x2 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किया हुआ है f का विद रिस्पेक्ट टू वाई बार डैश और ईटा ऑफ x dx। अब इसको इकट्ठा किया जाए, अगर इसको हम इकट्ठा कर लें x1 से x2, ईटा ऑफ x को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो f वाई बार माइनस डेरिवेटिव f का वाई बार डैश और ईटा ऑफ x को आप बाहर कॉमन ले सकते हो डेल x, और ये सारा मैंने लिया हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लगभग हमारा क्वेश्चन ये हो गया है, प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और यूज़ होगा यहाँ पहुँचने के बाद। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर आपने आइलर इक्वेशन चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उससे वो है, उस कंसेप्ट का नाम होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस या वेरिएशनल प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, उसमें हम क्या देखते हैं कि मान लो आपको एक इंटीग्रेशन दिया जा रहा है x1 से x2 के अंदर, और f ऑफ x और g ऑफ x dx की जो इंटीग्रेशन के आंसर है वो 0 आ रहा है फॉर ऑल f(x), फॉर ऑल f(x) जो क्या है, विच इज कॉन्टिन्यूस, कहाँ, ऑन x1 से x2, ये जो 2 पॉइंट्स दिए उनके बीच में क्लोज इंटरवल बनेगा, उसमें आप जो मर्जी f(x) उठा लो। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस हो, हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए f(x) gx की प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ रहा है, और यहाँ g भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वेरिएशनल प्रॉब्लम का, वो क्या कह देगा कि यहाँ से इम्प्लाई क्या होगा, ऑलवेज gx ही 0 आएगा। ठीक है, x1 से x2 के ऊपर 2 की प्रोडक्ट क्या आ रही है, इंटीग्रेशन की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0। तो यहाँ से हमें, अगर ये जो काम है वो सभी आर्बिट्री, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन उठा लो जो कॉन्टिन्यूस है x1 से x2 के ऊपर, और यहाँ जो g है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये जो फिक्स आएगा वो फिक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आप f(x) को जो मर्जी रखो, इस gx की लिमिट अगर इसके साथ ये 0 आ गया तो gx को 0 होना ही पड़ेगा। सेम काम आप अगर यहाँ देखो तो ये फंक्शन क्या है, ईटा ऑफ x। तो जब मैंने y बार बनाया था यहाँ y प्लस ईटा एक्स, इसके रेंडमली छूट दी थी, ये कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री है, तो ये आर्बिट्री काम करेगा, कॉन्टिन्यूस भी है, तो यहाँ इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन में पुट किया है, यानी ईटा एक्स आर्बिट्री है, ये साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है, इन दोनों की इंटीग्रेशन x1 से x2 के अंदर क्या हो रही है, 0। तो यहाँ से और कुछ नहीं मिलेगा कि जो आपका फिक्स्ड है डेल f अपॉन डेल वाई बार माइनस डेल अपॉन डेल एक्स f वाई बार डैश इज इक्वल टू 0। ये हमने वाई बार के लिए कर लिया जो हमने आर्बिट्री बनाया था। ठीक है, और आर्बिट्री बनाया कैसे था, ये सारा काम किस पे है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ये सारा काम क्या हो रहा है, एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, और एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 आपका y और y बार क्या है, बराबर। तो ये जो कंडीशन निकल के आई है ये आपकी y बार के लिए थी, और ये काम हमने कर दिया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो नेसेसरी कंडीशन फॉर
वाई। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ था। वैसे बस एक लेट करना है फंक्शन, और बाद में इसमें 2-3 रिजल्ट चूज हुए हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन प्रॉब्लम और एक लेबनिज़ रूल, ठीक है, जो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यूज़ किया है। तो बेसिकली ये इसका प्रूफ रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।